बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त दुनिया चंड ते पहुची चुकी आहे, पर असां चंड ॾिसण ते विढ़ूं पिया, यानी कि पाकिस्तान जी तरक़ी जो आलम इहो ई आहे। ॻाल्हि कजे त दुनिया जी सुपर पावर यानी कि अमरीका में जेके आम चूंडूं थियूं ऐं चूंडूं इंतिहाई ज़बरदस्त तरीक़े सां थियूं, छाकाणि त हिकिड़ी जमहूरियत जेका मुंतक़िली जेका थिए पई वॾी अहम आहे, यानी कि बाइडन इंतिज़ामिया ट्रम्प इंतिज़ामिया खे जहिड़ी रीति खटण खां पोइ उन्हनि खे वेलकम कयो ऐं ॿ मते मुक़ाबिल यानी कि सदारती इलेक्शन में कमला हैरिस ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जी जेके मुख़्तलिफ़ अमरीका जी रियासतुनि में जलसा हुआ उहे वॾा अहम हुआ। जलसनि खां पोइ यकीन तौर ते जेका चइजे त खटी करे जेको कैंडिडेट यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प हिन वक़्तु वाइट हाउस पहुची चुको आहे, या उनजो चइजे त हिन वक़्तु इलेक्शन जा जेके नताइज आया आहिनि उन खां पोइ वाइट हाउस में जेको आहे वञण लाइ डोनाल्ड ट्रम्प तयारु आहे। ॿिए तरफ़ कमला हैरिस यानी कि उनजी पार्टी चूंडुनि खे तस्लीम कंदे ऐं पंहिंजी शिकस्त खे तस्लीम कंदे डोनाल्ड ट्रम्प खे जेको आहे सो भलीकार चयो आहे। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त डोनाल्ड ट्रम्प जी कामयाबीअ में वॾो अहम रोल उन्हनि जुमिलनि जो आहे जेके अमरीका जे माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ जलसनि में हुन पाण ॾे माइल करण जी कोशिशि कई ऐं कोशिशि कई त उहे माण्हू आख़िर डोनाल्ड ट्रम्प खे वोट ई छो ॾियनि। डोनाल्ड ट्रम्प हिकिड़ी ॻाल्हि वॾी अहम कई त जंगियूं जेके आम चवणी हूंदी आहे त जंगियुनि सां को मसइलो हल न थींदो आहे, ऐं डोनाल्ड ट्रम्प इहा बि ॻाल्हि कई त असांजे दौर में कॾहिं बि जंगूं न आहिनि थियूं, ऐं असां जॾहिं ईंदासीं त जेके जंगूं हलनि पियूं यानी कि यूक्रेन वार ऐं रशिया जी जेका रूस जी जेका जंग आहे उन ते बि ज़ाब्तो आणण जी कोशिशि कंदासीं। इन खां पोइ फ़लस्तीन, लबनान ऐं ॿी जेकी बि कशीदगियूं आहिनि, जेके छिकताणा आहिनि दुनिया में, उन्हनि ते ज़ाब्तो आणींदासीं। ॿी ॻाल्हि रोज़गार जी कई त रोज़गार अमरीकन लाइ वॾो अहम ज़रूरी आहे। टीं ॻाल्हि जेको नुक़्तो वॾो अहम हो त अमरीका में इनलीगल तरीक़े सां दाख़िल थींदड़नि ते पाबंदी लॻाईंदासीं, अमरीका खे अॻिते खणी वेंदासीं। चाइना जूं जेके प्रोडक्ट आहिनि, जेको लोकल मैन्युफैक्चर आहे, उहो हिन वक़्तु जेको आहे सो इंतिहाई परेशान आहे, त उनखे बि जेको आहे सो परेशानी मां कढण जे लाइ उहो वॾो अहम सुवाल उन कयो त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो उहो जेका लोकल मैन्युफैक्चर आहे ऐं लोकल जेको प्रोडक्ट आहे उनखे हथी वठाईंदासीं। इहे केतिरा ई सुवाल आहिनि। असां बररास्त हलंदासीं वर्जीनिया, जितां असां वटि लास वेगस साजिद तारड़ साहिब आहिनि, जेको आहे सो डोनाल्ड ट्रम्प जा अॻूणा जेको आहे सो सलाहकार आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान आहिनि पाकिस्तान ऐं ख़ास तौर पर अमरीका की सियासत पे गहरी नज़र आए। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला KTN के लिए और मेरे प्रोग्राम फैसले की घड़ी के लिए। सर, फैसले की घड़ी में अगर बात की जाए, अमरीका के लोगों का जो बड़ा फैसला था, बड़ा अहम था, क्या चैलेंजेस थी? आप लोग ग्राउंड पे उतरे हुए थे, यकीनन इलेक्शन कैंपेन में बड़ी चैलेंजेस होती और ख़ास तौर पर अमरीका जैसे इलेक्शन में बड़े चैलेंजेस थी। कौन कौन से चैलेंज थी? हमले हुए, तनकीद हुई डोनाल्ड ट्रम्प पे, आप पे, आपकी पार्टी पे, कैसे देख रहे हैं इस जीत को सर? देखिए, मैं समझता हूं कि जमहूरियत यहाँ पे बैलेट पे जमहूरियत थी। दर जी हकीकत अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मीडिया एंटरप्राइज जो है वो शील्ड करता था कैमला हैरिस को, व्हाइट हाउस को। पैसे उनके पास, फंड रेजिंग उनकी ज्यादा थी। और उसके बाद ये कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी उनके हाथ में थी। आपने देखा होगा जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता था, ये इस तरह के हर्डल्स थे। फिर आपने खुद जिस तरह फरमाया है कि दो कातलाना हमले और एक हमला 150 यार्ड से हुआ, और उसमें जाहिर नजर आ रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी उसके उसके गैप्स हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं। तो ये मसाइल थे। और दूसरा जो प्रोपेगेंडा मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ किया जाता था कि ही इज कन्विक्टेड फेलन, ही इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ही इज अ हिटलर लाइक माइंडसेट, और जिस तरीके से फिर उसको ट्विस्ट किया जाता था, दीज आर द हर्डल्स। लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिकन अवाम ने फैसला दिया है। एक तो हम तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़े हैं। इस वक्त दुनिया जल रही है। सारी जंगें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुई हैं, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी? ओबामा पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। फिर दूसरा, उसके बाद आपने देखा हुआ 21 मिलियन इलीगल लोगों को ला के स्विंग स्टेट्स के अंदर एडजस्ट करने की एक ट्राई की जा रही थी, जो कि एक थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए कि अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जाए। फिर उसके बाद महंगाई थी। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे कैमला हैरिस जो है डिफेंडिंग पुलिस की एक जो मूवमेंट है उसकी बानी थी।
अमेरिका का हर बड़ा शहर जो है वो वार जोन का नक्शा पेश कर रहा है। तो ये सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन कौम ने फैसला दिया है, कौम ने फैसला स्वीप किया है। मैं हैरान हूं कि 7 स्विंग स्टेट हैं, सातों के सातों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो उनको वोट दिया, एतमाद का इजहार किया। मैं समझता हूं कि अमेरिका विल बी रेस्क्यूड। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि जब अमेरिका स्नीज करता है, अमेरिका छींक मारता है, तो दुनिया को बुखार हो जाता है। इस वक्त दुनिया को नमोनिया हो चुका है। आपने देखा होगा कि जिस तरह मैंने आपको अर्ज की है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पीरियड जो था, एक्सटेंशन ऑफ बराक ओबामा पॉलिसीज, तो 12 साल से एक बंदे की पॉलिसीज और वो गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर रहे थे। एंड ही वाज कैलकुलेटेड बाय प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी। तो अब ना सिर्फ रशिया और चाइना इस चीज का फायदा उठा रहे थे, बल्कि इजराइल भी फायदा उठा रहा था। आपने देखा होगा कि 45,000 लोगों का कत्लेआम, और सारे बाम अमेरिका के, सारा पैसा अमेरिका का, लेकिन वो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि इजराइल इस वक्त अमेरिका से अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शेयर नहीं करते थे। तो इससे ज्यादा लीडरशिप का फुकदान क्या होगा, इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट क्या होगी। अमेरिका at the neck of almost at the corner of losing the title of being a sole superpower। दुनिया ने पिछले 12 साल बहुत अब्यूज किया है। डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। जो लोग कैंप डेविड में आया करते थे अपने फैसलों के लिए, अपने सलाह मशवरे के लिए, अब वो बीजिंग जाना शुरू हो चुके थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सऊदी अरेबिया और ईरान। बिल्कुल। उन्होंने बीजिंग जाके सुलह की है। तो ये अब स्टेटस वापस आएगा। 4 साल हैं, 12 साल का मलबा साफ करना 4 साल में, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर डोनाल्ड ट्रंप। आपने बिल्कुल देखा होगा कि बल्कि अभी 6 दिन हुए हैं। अभी जी। 6 दिन के अंदर मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों के लिए कि सिलिकॉन वैली जो है वो, वहां बिटकॉइन जो है वो इज टचिंग द रूफ, स्टॉक, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, बल्कि सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स दे आर रिएक्टिंग टू इट। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही कह दिया है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, अमेरिका से तेल लेंगे। प्रेसिडेंट यूनास्की जो है वो अपना वो कॉल कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिन्नतें तरले पर आ चुके हैं। दूसरा ये कि पुतिन साहब भी कॉलें कर रहे हैं, चाइना भी कॉलें कर रहा है, मगर मैक्सिको की तरफ। ये जो है रूस की बात करें तो उसकी तरदीद नहीं आ गई कि कॉल, कोई बात ऐसी नहीं हुई जंग के मुतालिक, या सिर्फ अभी जो है सिर्फ मुबारकबाद की कॉलें हैं, ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं? नहीं, देखें, मुबारकबाद की बात आना भी, उस वो कॉल आना इटसेल्फ इज शोइंग द विलिंगनेस दैट दे आर ओपन टू टॉक्स। ठीक तो है। दर हकीकत दुश्मनी थी, बल्कि चाइना की तरफ से भी कॉलें आ चुकी हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो चाइना से निकल के वापस आना चाहती हैं। जो लीगल दे रहे थे, मैक्सिको नाउ दे आर ट्राइंग टू शोर विल प्रोटेक्ट द बॉर्डर। 6 दिन हुए हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टेक ओवर नहीं किया है। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको पहले कर रहा था कि पूरी दुनिया ने भरपूर तरीके से अब्यूज किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को, और जो इनका सोशलिस्ट एजेंडा था विद इन अमेरिका, उसको दुनिया ने बहुत अब्यूज किया है। मेरे ख्याल में जब आप, इसकी मिसाल ये है कि जब आप एक कमजोर चौकीदार होता है दुनिया का, तो फिर सारे चोर उचक के उसका फायदा उठाते हैं। वो ठीक यही है। हो रहा था कि पूरी दुनिया फायदा उठा रही थी इसका। बिल्कुल, पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही थी। अगर बात करें कि इस वक्त जैसे अभी अमेरिका की जो सूरत हाल है, अगर बेरोज़गारी का आपने जिक्र किया कि वो उरूज पे पहुंच चुकी थी, यानी कि जॉब नहीं थी, चाइना मार्केट कैप्चर कर चुका है, लोकल मैन्युफैक्चर जो है वो तबाही के दाने पे था, जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस सुनी भी, और वैसे भी अमेरिका की सूरत हाल बेहतर की तरफ नहीं बदतरी की तरफ जा रही थी। तो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ओवर टेकिंग के बाद जो उन्होंने कहा था कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट और लोकल मैन्युफैक्चर को आगे लाऊंगा, तो उसमें कामयाब हो सकेंगे? डेफिनेटली। देखें, मैं एक तो सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास टूल क्या है जो पिछले 4 सालों में उन्होंने इस्तेमाल किया, कि वो हमेशा सैंक्शंस, एम्बार्गोज और टैरिफ को इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल, और जंगों के अहदाफ इसी से हासिल करते हैं। इस वक्त जो उनका प्रोग्राम है कि वो पूरी दुनिया से जो इंपोर्ट आएंगी उस पर 10%, चाइना से जो इंपोर्ट्स आएंगे उनके 60%, और अगर मैक्सिको हमें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं करता, अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो 25 से 30% वहां से जो चीजें आएंगी उन पर टैरिफ लगेगा। ये बहुत जरूरी है अमेरिका के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना, इसको बढ़ाना आगे बहुत जरूरी है, और इसमें जॉब भी लोगों के लिए क्रिएट करना। दूसरा, हम समझते हैं अमेरिकन कि चाइना की ग्रोथ अमेरिका के पैसे से हुई है। हमारे पेटेंट, हमारे ट्रेड चीज़ों को, सीक्रेट्स को उन्होंने कर करके चीज़ें सत्यानाश कर दिया। हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त क्रिपल कर रहा है।
मैं बल्कि आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, इट्स जी। एम्बैरसिंग कि पिछले 25 साल में कोई नया एयरपोर्ट अमेरिका में नहीं बना, कोई नई हाईवे नहीं बनी। आप जब भी मिडल ईस्ट या किसी कंट्री से JFK एयरपोर्ट पे उतरते हैं, डलस एयरपोर्ट वाशिंगटन उतरते हैं, तो यू फील लाइक यू हैव गॉन 50 years बिहाइंड। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देना जरूरी तभी होगा जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, अपनी इकानमी इंप्रूव होगी। द टाइम हैज कम अप। $295 बिलियन यूक्रेन को दिया गया है, और वो जंग यूरोप की है, जंग नॉट, इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर। तो ये चीजें रोकनी होंगी। जो करप्शन में पैसे जा रहे हैं इस वक्त, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिस भरपूर तरीके से इस चीज को अब्यूज कर रहा है, इसको रोकना होगा। अफगानिस्तान के अंदर गोस्ट सोल्जर हुआ करते थे, जो अमेरिकन पैसे जो यहां से जाते थे। यूक्रेन के अंदर गोस्ट मिसाइल और गोस्ट बम मौजूद हैं, जो सिर्फ फाइलों में एग्जिस्ट करते हैं। वरना जो पैसा जाता है वो सारा दुबई जा रहा है, स्विस बैंकों में जा रहा है। समबडी हैज टू स्टॉप इट। बिल्कुल। अगर बात की जाए नेटो की, बात की जाए तो नेटो के लिए भी उन्होंने अहम पैगाम दिया अपने कहीं ना कहीं जलसों में या अपनी स्पीच में। तो कहें कि नेटो इत्तेहाद जो है उसको भी कहीं ना कहीं, या यूरोपीय ममालिक को जो, या दुनिया के ममालिक इस वक्त नेटो में हैं, तो उनको लग रहा है कि ट्रम्प इंतज़ामिया जो है उनके लिए भी खतरे की घंटी बजा चुकी है, या आने वाले वक्त में उसके लिए भी खतरनाक साबित होगी कि नेटो को कहीं ना कहीं उनको दायराकार को मुख्तसर किया जाएगा। बल्कि मुख्तसर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीचेस के अंदर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं मुसलसल उनके साथ नॉर्थ ईस्ट के जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ ट्रैवल करता रहा हूँ, जी। उनके माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने के लिए। आपने उसका रिएक्शन देख लिया होगा कि फ्रांस के सदर जो है मैक्रोन, उन्होंने तो कह दिया है कि यूरोप हैज टू स्टेप अप। और यही एक सबसे बड़ा हमारा अलमिया यही है कि हम ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में अपने घर को आग लगा लेते हैं। जिस तरह के पेरिस अकॉर्ड में वॉलंटियर करके अपनी फ्रैकिंग और ड्रिलिंग बंद कर दी अमेरिका के अंदर, और हालांकि सबसे बड़े पोल्यूटर जो है वो भारत और चाइना है, और वो उसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करते जितना इस वक्त अमेरिकन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर फिर रहे थे। तो ये चीजें रोकनी होंगी, और मेरे ख्याल बिल्कुल इसी तरीके से ना सिर्फ नेटो बल्कि यूनाइटेड नेशंस को भी सिग्नल जाएंगे कि अमेरिका विल वॉच देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, making America great again. These are the slogan, and we thank God that we have some leadership. Those are thinking about the crippling infrastructure of America. बिल्कुल। तार साहब, दूसरी बात करें कि मैक्सिको की वॉल की बात की, दीवार की भी पिछली इलेक्शन में भी जब ट्रम्प उतरे थे मैदान में, तो उन्होंने सबसे पहले यही नुक्ता उठाया था कि इलीगल जो लोग दाखिल होते हैं अमेरिका के अंदर, उनको रोकना है। जो है मैक्सिको की दीवार की बात की थी। तो अभी भी आप समझते हैं कि उनके आने से इसमें कमी हो सकेगी, और वो मैक्सिको या दीगर ममालिक से जो इलीगल तरीके से दाखिल होते हैं उनको रोकने में कामयाब होंगे? देखें, उसमें तो पहले मूवमेंट शुरू हो चुकी है। एक बहुत बड़ा कारवान आ रहा था मैक्सिकन बॉर्डर से एंटर होने के लिए, वहीं से वो वापस चले गए हैं। मैक्सिको इज ऑलरेडी टॉकिंग टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो फ्यूचर की होगी। दूसरा सबसे बड़ा टास्क उनके टेबल पे होगा कि 21 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि वो किसी वेटिंग प्रोसेस के जरिए नहीं है। यहां ये मैं बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा अपनी स्पीचेस में कहा है कि 30,000 से ज्यादा तो चाइनीज आ चुके हैं। क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बनाना चाहता है? और दूसरा, ये बात हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे और रिपब्लिकन पार्टी पे लगाई जाती है कि शायद दे आर एंटी इमिग्रेंट्स। इट इज नॉट पॉसिबल। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इमिग्रेंट हैं। तो देखा जाए तो बिल्कुल। हम चाहते हैं कि सामने दरवाजे से आए बजाय कि दीवार फैलांग कर आए। और हर बंदा जो आता है अमेरिका में उसको उसका माइंड सेट उसको वेट करना चाहिए कि आइदर ही रिस्पेक्ट्स द अमेरिकन वैल्यूज एंड कल्चर। अगर वो नहीं करता तो ही शुड नॉट बी हियर। तो लेकिन ये कि इट्स नॉट एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट, इट्स एंटी इलीगल। बिल्कुल भाई, ये जो इस वक्त स्क्रीन पे, KTN की स्क्रीन पे और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से लोग देख रहे हैं, तो अमूमन जब हम टॉक शोज़ में या ख़बरों में या कोई हेडलाइन में जब ये चीज़ आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद जो लोग जाते हैं उनके जो लीगल तरीके से उनके भी खिलाफ हैं, या फिर एशियन के खिलाफ है, या मुस्लिम के खिलाफ है, या पाकिस्तानियों के खिलाफ है, तार साहब आप समझते हैं कि वाकई ये जो है जो इलीगल लोग आते हैं वो उनके खिलाफ हैं, बजाय जो आपने कहा जो सीधे दरवाजे आते हैं उनके खिलाफ नहीं है? डेफिनेटली, बिल्कुल। बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मैं 2016 से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूं। बल्कि जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो हमारे ब्रुकलिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर
जिस तरह रूमर्स थी कि ये आएंगे सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करेंगे, मैंने वहां जलसा किया था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, सिर्फ उनको बताने के लिए कि मैं आई एम स्टैंडिंग विद यू। अगर किसी, हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको फिर जाहिर है, कानून का उसको सामना करना होगा, लेकिन आपको बेस्ड ऑन योर ओरिजिन, बेस्ड ऑन योर फेथ, बेस्ड ऑन योर रिलीजन, इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, इस दफा तो बल्कि सबसे बड़ी बात यह हुई है, जो मैं सफर लेके शुरू हुआ था 2016 में, उस वक्त सिर्फ 7% मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ थे। आज आप देखेंगे 52% मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिशिगन के अंदर कई शहरों के जो मुसलमान मेयर हैं उन्होंने इंडोर्स किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम का कंक्लूड उसको आखिरी दिन मिशिगन में गुजारा है। बल्कि मैं उस दिन पिट्सबर्ग में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ था, तो उन्होंने मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और ये बहुत बड़ी बात है। ये चेंजिंग की वजह क्या है? चेंजिंग की वजह क्या है? क्योंकि माजी में जब डोनाल्ड देखिए, ट्रंप माजी जी में भी प्रेपोगेंडा, देखिए माजी में भी ये प्रेपोगेंडा होता था। जी 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे तो पहला दौरा सऊदी अरेबिया का था उनका। अगर मुसलमानों के खिलाफ होते तो पहला दौरा सऊदी अरेबिया का ना होता। और दूसरा, उसकी वजह यह है, इस वक्त चेंज ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछली दफा थे तो उस वक्त जंगें नहीं थी, उस वक्त गाजा जल नहीं रहा था। इस वक्त 52% मुसलमानों की सपोर्ट की सबसे बड़ी वजह गाजा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके बारे में सीरियस ना होते, तो इनकी इंडोर्समेंट्स को एक्सेप्ट ना करते, डोनाल्ड ट्रंप साहब डेफिनेटली विल जस्टिफाई हिज इंडोर्समेंट एंड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका। तारड़ साहब, ये समझ आप हम ये समझे कि इस दफ़ा जो यूएस जो ओवरसीज मुसलमान हैं, उसमें पाकिस्तान भी आगे, पूरी दुनिया के, उनकी वजह यही है कि जो गजा की जंग है, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल का हमला है, उसकी वजह से, क्योंकि वो जंगों का खात्मा चाहते हैं, और मुसलमान समझते हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये जंगों पे जो है ज़ाब्ता आ सकेगा और खात्मा हो सकेगा। इस वजह से ये, या कोई और भी मुसलमानों को समझ में आ गई है कि जी इनके जो नुकात हैं मैनिफेस्टो में कहें, इलेक्शन कैंपेन में कहें, उससे भी वो इत्फाक करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी। बिल्कुल। मैं, एक तो सबसे बड़ी वजह तो खैर गाजा की जंग है, लेकिन दूसरी वजह यह मैं बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं, फेथ बेस है, फेथ की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो है कि वो एक बेरा रवि और एलबीजीटी को इस एक्सट्रीम तक ले जाते हैं कि वो जहां पे हम मुसलमान या बिलखसूस पाकिस्तानी हम चौक फील करते हैं उनके साथ के, जो जिस किस्म की बेरा रवि को वो प्रमोट करते हैं। तो दूसरा, यहां पे आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि बराक हुसैन ओबामा साहब के पीरियड से पहले मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी, मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान, ये सारे रिपब्लिकन हुआ करते थे। बिकॉज मेरा अपना पॉलिटिकल, एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो सफर है रिपब्लिकन पार्टी के साथ बहुत पुराना है। ये बराक ओबामा पीरियड में चेंजेस आई और सारे दे ट्राई टू क्रिएट अ डिस्टेंस, तो वो दूसरी साइड पे चले गए। लेकिन अब खासकर जो सबसे बड़ा मोटिव था वो गाजा वार थी, और दूसरा कंजर्वेटिव वैल्यूज। सर, दूसरी बात करें, उन्होंने कहा कि अब हमें तेल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, अब हम तेल नहीं लेंगे। तो तेल ना लेने की वजह जो आम बंदा जो स्क्रीन पे देख रहा है वो समझना चाहता है कि वाकई सऊदी अरब से तेल नहीं करेंगे, खरीद करेंगे, या आपके पास रिजर्व ऐसे हैं, या कोई आप उसका नेमो बदल आपने ढूंढ लिया है, या ट्रम्प को जो उनके साथ इलेक्शन कैंपेन में थे कि वो समझते हैं कि अब तेल से जो है जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी नफरतें, सारी जंगें जो हैं, ये तेल की वजह से ही हैं। ये देखें, आपने बजा फरमाया बिल्कुल, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि अमेरिका के पास अपने नीचे तेल जो है बहुत ज्यादा है, रशिया से भी ज्यादा है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं हमारे लेफ्ट विंग वाले, वो समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट के खिलाफ है। लेकिन इसके अलास्का के पास और दूसरे कई जगहों के पास अमेरिका में बहुत तेल है, उस तेल को दोबारा निकाला जाएगा। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जो इन्फ्लेशन का हल है, वो सबसे बड़ा हल यही है कि अपना तेल होगा, सस्ता तेल होगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो है उससे सस्ती होगी, फ्रेट सस्ता होगा, तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है कि तेल अपना निकालेंगे। बल्कि इस डिपार्टमेंट को, ड्रिलिंग के इन चीज़ों को डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पास रखना चाहते हैं व्हाइट हाउस में, ताकि इसको नज़दीक से इसको सुपरवाइज कर सर साहब, दूसरी बात के डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी पिछला दौर रहा, जो इक़्तिदार रहा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे फैसले जो नज़र आए जो बिल्कुल तारीख में आया है। अगर बात करें कि दुनिया के कई ममालिक से उनके ताल्लुकात बड़े अहम थे, और ख़ास तौर पर अगर कोरिया, जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की जंगें आपस में लड़ चुके हैं, और वो वहाँ भी चले गए जहाँ जो है अमूमन समझा नहीं जा सकता था कि वहाँ पर कोई अमेरिकन जा सकता है, मगर बहैसियत प्रेसिडेंट वो सरहद क्रॉस करके चले गए। तो समझते हैं कि वाकई उनके आने वाले वक्त में भी
ऐसे इकदाम होंगे पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पे अगर कोरिया की बात करें तो कोरिया जो इस वक्त जो वहाँ पे भी बड़ा एक नफरत का पहलू है, उसमें भी बिल्कुल, ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही फरमाया है। डीएमजी पे जाके नॉर्थ कोरिया जी में प्रेसिडेंट से मिलना एक बहुत बड़ा स्टेप था। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अपना पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने दांव पे लगा के बिल्कुल। जाके वहां पे किया था। और बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनके आइडियल रिलेशनशिप थे, सऊदी अरेबिया एमबीएस जी के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ आइडियल रिलेशनशिप थे। और ये लीडरशिप में होता है कि वो मसाइल का हल ढूंढते हैं बजाय ब्यूरोक्रेटिक और दूसरे डिप्लोमेटिक जो झंझलों में फंसे रहे। दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। मेरे ख्याल आप उससे भी आगे देखेंगे, क्योंकि पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब को उम्मीद थी कि शायद दोबारा 4 साल आएंगे तो वो इन्फोर्स करेंगे। अभी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल हैं। मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि वो उससे भी ज्यादा बड़े स्टेप्स लेंगे, जिससे ना सिर्फ इंटरनेशनल पीस के बारे में बात होगी, अमेरिका मजीद ग्रो करेगा। और जो एक इमेज बन चुका है अमेरिका का कि वो कोई सुनता नहीं है। 12-13 दौरे जो हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं टोनी बिल्कन, उन्होंने इसराइल के किए, लेकिन बेसूद बेफैज उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और यही हालात थे, जहां जाते थे बेतौकीरी थी इनकी, कोई सुनता नहीं था। क्योंकि जो बाइडन के हालात ही ऐसे नहीं थे, सेहत उनकी इजाजत नहीं देती थी कि कोई डिसीजन ले सके। और बराक ओबामा पीछे से बैठ के सारा रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने एजेंडे को इन्फोर्स कर रहे थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस हैज अ रियल प्रेसिडेंट इन देयर, एंड दैट्स व्हाट द वर्ल्ड वाज बिल्कुल। क्रेविंग अबाउट तार एज वेल। साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये भी बड़ा अहम सवाल होता है, सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एशिया के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ तो आपने बताया ताल्लुकात, मगर उसके साथ साथ ईरान के साथ, अफगानिस्तान है, वो बड़े अहम ताल्लुकात हैं, वो कैसे होंगे? और उस पर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में बिलखुसूस जो पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां जो पाकिस्तान के अंदर जो ज़र बहस कई सवालात हैं, वो भी बड़े अहम है, वापस ईंदासीं त उहे बि रखंदासीं तलड़ साहब जे साम्हूं ऐं जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं फ़ैसिले जी घड़ी में। त वाकई अमेरिका जो सदर हिकिड़ो सुपर पावर मुल्क आहे, उनजो सदर अगरि चूंडिजी ऐं इन ऐवान में पहुचे थो त उनजो फ़ैसिलो पाकिस्तान लाइ छा हूंदो, इंडिया लाइ छा हूंदो, चाइना लाइ छा हूंदो, अफ़गानिस्तान लाइ छा हूंदो, ईरान लाइ छा हूंदो? वापसि ईंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया दुनिया जे सुपर पावर मुल्क यानी कि अमेरिका जी इलेक्शन खां पोइ डोनाल्ड ट्रंप जूं जेके चूंडूं आहिनि, उन में जेको फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिलो कयो अमेरिकन अवाम, उहो वॾो अहम हो त उन्हनि ईंदड़ 4 साल लाइ डोनाल्ड ट्रंप खे जेको आहे सो इलेक्ट करे वाइट हाउस ताईं पहुचायो आहे। जनवरी में ओवरटेकिंग आहे, ओवरटेकिंग खां पोइ चइजो हलबरदारी तकरीर खां पोइ जेके फ़ैसिला हूंदा वॾा अहम हूंदा। पर हिकिड़ो सवाल पैदा थिए थो त छा डोनाल्ड ट्रंप जे इन इलेक्शन में खटण खां पोइ पाकिस्तान, इंडिया, इन सां गॾोगॾु जेको आहे अफ़गानिस्तान, ईरान ऐं जेके बि मुल्क आहिनि जेके हिन वक़्तु एशिया में वॾा अहम मुल्क आहिनि, उन लाइ पॉलिसी छा हूंदी ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान लाइ छा हूंदी? असां सां बराह रास्त लास वेगस खां मौजूदु आहिनि साजिद ताड़ साहब, अॻूणा जेको आहे सो सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप जा। सर, बड़ा अहम सवाल था, ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि वापस आपके सामने रखेंगे कि ये तो तय है कि चलें ठीक है जी, फैसला हो गया, मगर अब पॉलिसीज़ की बात करें, एशिया के लिए क्या पॉलिसी होगी? ईरान का जिक्र जो है अमूमन हम अमेरिका की सियासत में सुनते हैं, कहीं ना कहीं ईरान सैर फहरिस्त होता है, तो समझते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया चाहेगी कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं? नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर के अंदर कहते रहे हैं कि मेरे सैंक्शंस काम कर रही थी ईरान के ऊपर। जी और बार बार इस चीज का वो जिक्र करते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंगें ना होती, ईरान के पास पैसा ना होता, ना हमास, हिजबुल्लाह और हौतीस के पास जाता, ना ये सारी टनल्स बनती, ना 7 अक्टूबर होता, ना ये जंग शुरू होती। बार बार इस चीज का अदा करते थे। ईरान के ऊपर सख्त सैंक्शंस आएंगी, इसमें कोई शक नहीं नजर आ रहा है। आगे लेटर ऑन सैंक्शंस के बाद अगर देखें कि क्या दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आता है, ये उसकी अलग बात। गाजा के बारे में मोहम्मद बिन सलमान और यूएई को खास टास्क दिया जाएगा, उसको दोबारा रिस्टोर करना, उसको गवर्न करने के लिए। मेरे ख्याल में भारत के जो भारत खैर इसमें ये बताना यहाँ जरूरी है कि वो 5वीं बड़ी इकानमी है दुनिया की। उन्होंने अपनी तालीम के जरिए, अपनी इकानमी के जरिए अपना लोहा मनवा लिया है। ये इस बात को तस्लीम करना होगा। और दूसरा, इस वक्त
मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में देखता हूँ कि इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रांग लॉबी जो है वो भारत की है। तो उनके साथ रिलेशनशिप खराब तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगी इस वक्त। मैं बल्कि जहां तक ये मुबालगा राय नहीं होगी कि भारत को, अमेरिका को चलाने वाले इंडियन टेक्नोक्रेट हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को आज भी। उनका इन्फ्लुएंस देखें कि जेडी वैंस इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी बीवी जो है वो भारतीय है, उषा उनका नाम है। विवेक रामास्वामी कैबिनेट में आ रहे हैं, काश पटेल आगे हो सकता है सीआईए चीफ बन जाए, तो उनका इन्फ्लुएंस आप देख लें कितना है। अफसोस अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के आज भी सदर वो बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो हैं सारे के साथ हैं भारतीय निजात हैं। दूसरी तरफ जो दुख मेरे जैसे बंदे का, मैं समझता हूं कि मैं एक दुखी और एक जख्मी पाकिस्तानी हूं यहाँ पे, वो जी। ये है कि वो हमारा नामो निशान नहीं है। हम किस चीज में बिजी हैं ये भी बिल्कुल, देखने वाली बात है कि हम यहाँ बैठे हैं अडयाला जेल के लिए लॉबी कर रहे हैं। एक मैं एक उसी तरफ भी आ रहा था। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक तो ये ये हमारे यहाँ जी, बिल्कुल तारड़ साहब मैं आपकी तरफ यहाँ भी आना चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, आज भी हमने देखा कि डोनाल्ड लू से जो एक साइफर से सियासत का आगाज़ हुआ था, आज सवाबी के जलसे में जो है अमेरिकन झंडा यानी कि फ्लैग लहराया गया, जो कि बुरी बात नहीं है। वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है आपके जलसों में, और कोई वो ख़राब बात नहीं है। मगर एक जब अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत और अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा के सियासत का आगाज़ करना कि जी हमें जो है अमेरिका ने घर भेजा, और दूसरी तरफ वही जलसे में जो है अमेरिका का झंडा लहरा रहे हैं। दूसरा आपने बड़ा अहम नुक्ता रेज़ किया है कि केटीएन के स्क्रीन पे जो लोग देख रहे हैं कम से कम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग जो बयानियाँ बयान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की आने की खुशी में, मिठाइयाँ जो बांट रहे हैं कि जी वो शायद आएंगे और वो एग्जिट ऑर्डर से जो है पानी पीटीआई को रिहाई हासिल हो जाएगी, वाकई ऐसा होगा? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। देखें, इस वक्त सुना है कि इंग्लैंड से टीमें आ रही हैं, पाउंडों के थैले भर के आ ओहो। रही। यहाँ पे डॉक्टर हजरात जो हैं वो डॉलरों की बारिश कर रखी हो, कांग्रेसमैन सेनेटरों। मैक्सिमम ये करा सके तो हो सकता है एक आध ट्वीट करा सके, इससे आगे बात नहीं जाएगी। इट इज नॉट यानी कि पॉसिबल। ट्वीट आप रुकिएगा, ट्वीट की हद तक होगा? इससे होगा मुझे ये बताएं आप। सबसे पहले तो माइकल, यहाँ पे एक बहुत बड़े एक थिंक टैंक के राइटर हैं माइकल कुगलमैन, उन्होंने अगले दिन जी। फॉरेन पॉलिसी में मैगजीन लिखा है कि पिछली दफा खान साहब आए थे तो उस वक्त अफगानिस्तान से इनखला के लिए जरूरत थी। और दूसरा, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो क्रिकेट वॉच करते होंगे? अगर इमरान खान साहब के बाल खूबसूरत हैं, उनका रंग सफेद है, वो बहुत खूबसूरत एक नौजवान है, तो आपका क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब ये इसी चीजों पे ये देख रहे हैं सारा? आपने सियासत छोड़ के मजहब की तरफ चले गए हैं, मुर्शद बन गए हैं। क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब केयर अबाउट इट? और उनके टेबल के ऊपर यही होगा कि आते ही अडयाला जेल के सामने चले जाना है मैंने? नहीं, मगर आप कैसे, एआई के कैसी सोच? एआई की वीडियो आज वायरल हुई है पाकिस्तान में जिसमें तय है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को, मैंने आपको भेजी भी थी, आपने देखी होगी शायद, वो अडेला जेल पहुंचा दिया उनको और मुलाकात भी की, और बाद में पीटीआई के कारकुनान से उनसे मुलाकात भी की और मीडिया से भी बातचीत की। पाकिस्तान तो वो आ गए हैं, पीटीआई वालों ने उन्हें तो पाकिस्तान लेके आ गए। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं किसी से, ये जो डॉलरों और पाउंडों की बारिश कर रहे हैं, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है इसमें। बिल्कुल। 4 करोड़ आपके भिखारी हैं जो आपका ट्रेडमार्क बन चुके हैं, जो मिडल ईस्ट की सड़कों पे सऊदी अरेबिया के हरम शरीफ के अंदर मांग रहे हैं जाके खैरात। किसी के पास उसका कोई हल मौजूद है? और यह सियासत नहीं जिहाद है। आपको जिहाद की जरूरत है तो आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? आप अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं करते? आप, एक मुर्शद आपका था, फूंकों के साथ वो कैंसर का इलाज करता रहा है। दिस इज व्हाट इस्लाम इज अबाउट। दिस इज हाउ यू वांट टू, पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं ले जाना चाहते, आप फूंकों और काले बकरों के साथ ले जाना चाहते हैं आप? इज इट पॉसिबल? ये क्या, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? मेरी समझ से बाहर है। काश मेरे पाकिस्तान को प्रमोट करता अमेरिका के अंदर। काश मेरी 35-36 साल की अमेरिकन लाइफ है, मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान को प्रमोट किया हो यहां। साजिद साहब, इस यकीन नहीं आप एक कैंपेन का हिस्सा भी रहे हैं आज भी और माजी में भी, तो इस वक्त क्या नज़र आया आपको, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में देख रहे हैं बैठ के, जो कम से कम
वहाँ पे खतूत लिखे गए और बानी पीटीआई के लिए जी बात की गई, जो उनके लिए लॉबिंग की गई, थिंक टैंक को एंगेज किया गया, आप जैसे कह रहे हैं डॉलर और पाउंडों के जो है मुंह खोल दिए गए। तो इस इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ कि सिर्फ यही ज़र बहस था ओवरसीज पीटीआई के लोगों का कि जी बानी पीटीआई का ही मसला है, बाकी पाकिस्तान का कोई मसला है ही नहीं। नाउज बिल्ला कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ओह। ये सोच ठीक सोच है। किसी ने, इनके लीडर ने कहा था ख्वाजा आसफ सियालकोट का है, अगर सियालकोट इंडिया के पास चला जाता तो वो अच्छा था। मेरे मुर्शद पाक खुद फरमाते थे इससे अच्छा है पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया जाए। ये सोचें ठीक है, ये सोचें ठीक है। मुझे अगर मैं अच्छा मैं मुझे कन्विंस कर लें आप, मेरे साथ आर्गू करें आप, ये सियासत है, इसको पॉलिटिकल ओपिनियन तक ही रखा जाए। इसको क्यों मजहब इसके साथ मजहबी टच दे दे के आप मुर्शद मुर्शद, क्या ये क्या मजाक है इस कौम के साथ, क्या मजाक। मैं मेरे मुझसे तो यकीन करें, दिस इज एम्बैरसिंग, दिस इज एम्बैरसिंग। चले देखें, वो कहते हैं पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना। 70-70 साल हो चुके हैं, 77। आप अब पठान भाईजान है, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी आपके ऊपर, अफगानियों ने ट्रैवल एडवाइज, वो कहते हैं कि आप रीजन के लिए खतरा बन चुके हैं। सर्टिफाई किसने किया है? चाइना ने। वो कहते हैं वी फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान देन यू। बिल्कुल। ये क्यों क्यों पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतनी नफरत, इतना जुल्म पाकिस्तान के साथ क्यों? क्या वजह है? इस तरह करते लोग। मादरे मिलत, मैं आज भी यहां बैठ के कहता हूं मेरी मां है पाकिस्तान, इस मां के साथ ये कह नहीं करते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। आपके जज्बात अभी भी मैं आपके देख रहा था, आपकी आंखों में कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान का जिक्र होता है, इस धरती का जिक्र होता है, इस वतन का जिक्र होता है, तो वतन से दूर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम महसूस कर सकते हैं कि आपका दिल जैसे धड़कता है और आपकी आंखों में जो इस वक्त आंसू नज़र आ रहे हैं वो कम से कम यकीनी नज़र इसीलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इनकी गलतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। पाकिस्तान ये नहीं था जो पाकिस्तान बनाया गया, जो हमें दिया गया, जो ख्वाब दिखाया गया एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते। आज जिस तरह से दुनिया में पाकिस्तान को पहचाना जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये आपके आंसू जो है वजह हैं। देखिए सर, सारी दुनिया आसपास आगे जा रही है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, भारत तो आपको 100 साल का गैप दे के चला गया है। और किस बेस पे? सिर्फ तालीम की वजह से। और आपने अब्बासियत दौर, बल्कि मुझे मुसलमानों से गिला है कि अब्बासियत दौर के बाद आपने तालीम से ऐसी नफरत शुरू की आज तक, फिर उसके बाद आपने लौट के नहीं देखा। आज आप देख लें, सिर्फ 9 मिलियन आबादी है इसराइल की। किस तरीके से कभी वो आपके पेजर फाड़ते हैं, कभी आपकी वाकियां टाकियां फाड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी। और आप लाचार हैं, बीमार हैं, आप फूकों पे मुर्शिदैन ढूंढते फिर रहे हैं, आप पीरों मुर्शिदों के पीछे फिर रहे हैं। आप तालीम से नफरत है आपकी। आपको ट्वीट करना पड़ता है तो उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की आपकी सलाहियत ही नहीं किसी के पास पाकिस्तान। क्या मैं कहां से, मैंने आपको अर्ज किया, मैं जख्मी हूं, परेशान हूं, क्योंकि मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा है, मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। शायद आज का नौजवान, आपने करीबी पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, शायद आज नौजवान, मेरी किसी से नौजवान से बात हो रही थी, वो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद कर रहे हैं। आज उस लॉबिंग को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लॉबी को याद कर रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है इस तरह से बेताब नहीं होती थी कि मैं कोई अमेरिकन से मिलूं या मुझे जो है अमेरिका की मदद हासिल हो। वो तो दो टोक बात करती थी, उनकी ज़बान में उनको समझाती थी। तो समझते हैं कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कमी महसूस हो रही है। बहुत बड़े लीडर थे, जिन बहुत बड़ा कद था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं तो अपनी सारी जिंदगी मैं पढ़ता रहा उनके बारे में, और जो कुछ उनका था इंटेलेक्ट, और जो कुछ पाकिस्तान में जो शऊर उन्होंने दिया, जो गरीब आदमी को उन्होंने शऊर दिया, मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल। ही वॉज द कायदे आजम साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और बिल्कुल इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो, शी वॉज अ वंडरफुल लीडर, वंडरफुल लीडर। मेरी 2-3 दफा उनके साथ मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ कि उनका गैप में वाकई शी वॉज अ लेजेंड, शी वॉज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली अब इसमें क्या कहा जाए, लेकिन दे आर बोथ फादर एंड द डॉटर, देवर रिमार्केबल लीडर, रिमार्केबल। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल आते हैं उसी मौजू पे कि क्या अब जो आप बात कर रहे थे, और हमारे यहाँ जो ज़र बहस है, आज भी हम टॉक शोज़ में यही सवाल कर रहे हैं, और पीटीआई के रहनुमा के जो डिफेंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, लग कैसे रहा है कि शायद आप लोगों ने भी उनको इतना नहीं किया होगा जितना आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में लीडरशिप जो है उस ट्रम्प इंतज़ामिया को, आने वाली इंतज़ामिया को जिस तरह से डिफेंड कर रही है और समझ रही है कि किसी तरह शायद वो आएंगे तो मसाइल हल हो सकेंगे। जैसे आपने पहले कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है।
मगर फिर भी ये इनकी सोच बनी क्यों है, वजह क्या है? या फिर वहां पर जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने इनको यकीनदानी कराई है कि जी हाँ बस बात हो गई है, सिर्फ आप जनवरी का इंतजार करें? नहीं, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो हमें डर भी लग रहा है यहाँ पे जी। कि अगर 2-3 महीने डोनाल्ड ट्रंप साहब अडयाला जेल ना पहुंच सके तो फिर इनके खिलाफ ट्रोलिंग किस तरह होगी, फिर इनके खिलाफ किस तरह ये करेंगे। एक तो ये डर लग रहा है। अच्छा। दूसरा ये कि इन्होंने मैं देखता आ रहा हूं पाकिस्तान में, ट्रेंड नोट करता हूं मुख्तलिफ किस ये कुछ यूट्यूबर्स की पार्टी है, इनका अपना हल्के वल्के इनके नहीं है। तो वो यूट्यूबर्स ने अपनी रेटिंग के लिए कोई डेट फेंकनी होती है, कोई नए किसी नए ट्रक के बत्ती के पीछे लगाना होता है। कभी कह देंगे ईद पे खां सब घर आ जाएंगे, कभी कहेंगे 2 महीने बाद आ जाएंगे, कभी फलां दिन आ जाएंगे, कभी फलां जगह चले जाएंगे। इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है अपनी यूट्यूब की रेटिंग के लिए, इससे ज्यादा ना इनका कोई वजूद है। दुख वाली बात यह है, जो मेरे लिए एक मजीद दुख है, कि आपने कोई अचीव नहीं किया, कुछ नहीं बनाया आज तक। हाँ, लेकिन आपने 5 स्टार जेल बना दी पाकिस्तान में, चिया सीड दे रहे हैं, कोकोनट वाटर हैं, 2 मालशीए हैं, और सारा दिन मर्जी के खाने हैं, जिम बना है। फिर दरबार लगते हैं, उस दरबार में वकला पेश होते हैं, गजलें पेश करते हैं, उसमें सहाफी आते हैं, वो अलग तराने बजाते हैं डेली बेस पे। और वो डेली बेस पे पाकिस्तान को यानी कि आप ये तो माने ना, अमेरिका के जो जेल हैं हम उनसे आगे हैं, आपसे आगे हैं इस चीज में। बहुत आगे। ये काश इस तरह चीज की मान। जेल ज्यादातर पाकिस्तानियों को नसीब हो, जहां चिया सीड और कोकोनट वाटर और मालशीए दिए जाएं। इससे बड़ा क्या नेमत, ये तो नेमत। सर आपको ये तो सीखना पड़ेगा हमसे, अडयाला जेल के इस फार्मूले को सीखना पड़ेगा कि आप भी आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आपने जो जेल हैं, कहा जाता है कि अमेरिकन जेल में बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, सहूलतें होती हैं, जिम होते हैं, सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा अडयाला से। आप नंबर काट गए। आपने कुछ नहीं, 77 ईयर्स में आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ 7 स्टार जेलें बनाई हैं, ये मैं आपको दूंगा। और दूसरा, जिस तरह पावर पॉलिटिक्स में इन्होंने मैकियावेली को मात दी है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि जेल के अंदर से 127 आर्टिकल, आपका बाहर जो बैठा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो भी नहीं लिखवा सका। 127 आर्टिकल है, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन है, यहां से 100-150 सेनेटर और कांग्रेसमैन परेशान है, उनके पेट खराब हैं। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी पैदल चल के अडयाला आए। इससे बड़ा मैं समझता हूं। सर मैंने आपको वीडियो भेजी, आपने देखी? मैंने आपको वीडियो भेजी कि ट्रंप साहब जो है वो आ गए हैं, अडयाला पहुंच गए, मुलाकात भी हुई, उन्होंने कान में कुछ कहा भी, फिर बाहर आके पीटीआई के कारकुनान से उन्होंने खिताब भी किया, मीडिया से भी बात की, जो अडयाला जेल जाते हैं मिलने के लिए, उनसे भी उन्होंने बात की। आपने नहीं देखा कि वो तो आ देखा चुके मैंने हैं? मैं तकरीबन 100 लोगों को फॉरवर्ड कर चुका हूं कि ये देखें हमारे डायरेक्शंस क्या हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैंने किया है ये। मैं उसकी वजह ये है कि इट इज एन एम्बैरसिंग, इट इज एन एम्बैरसिंग। हालांकि अगर इन बच्चों को इनको हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन मौजूद है, इनको जी तालीम दी जा रही है, क्योंकि इनके पास देखें, इनके पास बड़ा बड़ा अच्छा लौड़ा लपाड़ा इनके पास है, जो सोशल जी। मीडिया का एक्सपर्ट है। काश इनको पैसे कमाने की तालीम देते, इनको कंप्यूटर सिखाते, ताकि गुर्बत को खत्म किया जा सकता है, जहालत को नहीं सर, खत्म हम तो किया जा पहले सकता पहले जब खान की हम बैठ के बात करते थे तो उन्होंने हमें तो ये बताया था कि जब मैं आऊँगा तो वज़ीर आज़म को हाउस को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करूँगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिर जाएंगी, और है। भैंसें यहाँ बेची पर। सर, भैंसें। जी जी। तो फिर हमने कराची में देखा तो इमरान इस्माइल वहाँ पर बैठे होते थे गवर्नर हाउस में, ना जाने अब नेशनल टीवी है उस पर मैं बता नहीं सकता वहाँ पे क्या होता रहा, फिर केपी गवर्नर में क्या हाउस में होता रहा, पंजाब में क्या होता रहा। तो ये तो सूरत हाल थी कि ना दीवारें गिरी, ना यूनिवर्सिटियाँ बनी, ना जो है कुछ बनी। आखिर ये कहा कि जी खान को गिरफ्तार करेंगे, फिर अब आज की बात करें तो वो खान हमारी रेड लाइन होगी, फिर जेल में अगर उनको सहूलतें नहीं होंगी तो रेड लाइन होगी। तो ये समझ से बालातर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई और कहाँ पाकिस्तान को लेके जा रही। देखिए सर, मैं खुद तब्दीली का नारा मैंने खुद बाय किया इनका। मैं खुद अपने दफ्तर में बैठ के बने गए नया पाकिस्तान सुनता रहा। फिर उसके बाद मैंने देखा भैंसें बेची इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की, बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बेची, फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि फिर उतरे नहीं उससे। फिर उसके बाद देखा उस्मान बुज़दार भाईजान आ गए। फिर उसके बाद देखा कि जो जो तबाही हमने देखी, फिर वो हर एक को पता है। मैं नई स्टोरी क्या बताऊं। मैं बल्कि कई दफा इनसे पूछता हूं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, 10-15 नए उस्मान बुज़दार आ जाते हैं, इनके पास क्या हाल है पाकिस्तान बचाने का। जिस तरह मैंने अर्ज की है, किसी ने आज तक 3 करोड़ जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनका वो हल बताया है? पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह बनाया जाएगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी, किसी ने आज तक हल बताया है? किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं है। क्या है? यही तो सितम तरीफी है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा धोखा यही है कि बच्चे अपने इंग्लैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं,
लेकिन दूसरों के बच्चों की ये लाशें डी चौक पे देखना चाहते हैं। ये सितम जरीफी। अच्छा सर, दूसरा सवाल बड़ा अहम पैदा होता है यहाँ पर तारड़ साहब के, चलें माना जाए कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, अमूमन हमारे यहाँ एक दफ़ा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया, वो तो वहाँ पे जब मौलवी खुतबा दे रहा था, अचानक लाइट चली गई तो उन्होंने अपने खुतबे का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया कि देखें जी, ये लाइट जो चली गई तो इसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व है, अगर सेवरेज की नाली बंद हो जाती तो उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व होता है। तो ये तो हमारे यहाँ अमूमन आम कहावत है, जैसे कि खान ने उसी जो है फार्मूले को, जो मौलवी मेंबर पे बैठकर बयानियां बयान करता था, उसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एंटी अमेरिका, वो ज़्यादातर अच्छे तरीके से पाकिस्तान में बिक सकती है, तो वही लेके चले। तो अब जो इन्होंने यू टर्न मारा है, जो कि वो कहते हैं कि दुरुस्त है सियासत में यू टर्न, तो इससे वाकई फ़ायदा मिल सकेगा? आप समझते हैं कि आपकी गहरी नज़र है कि इस यू टर्न से खान को या पीटीआई को फ़ायदा हासिल हो सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। दर हकीकत इनकी ख्वाहिश है, क्योंकि ये पावर में आए थे किसी के जरिए। 2018 के इलेक्शन जो थे, वो उस लिए आए हैं। वो बार बार फिर इन्होंने आर्मी चीफ साहब को कौम का बाप बना दिया। ये फिर दोबारा किसी बाप को कहते हैं कि गोद उठाए। सिर्फ इनकी ख्वाहिश ये है कि वो गलत सोच है। उसकी वजह ये है, मेरी नज़र में अगर पूछा जाए, मैंने सारी जिंदगी मैं पॉलिटिकल साइंस और कानून पढ़ता रहा हूँ। सियासत दोस्तियां बनाने का नाम है, और कुछ देता दिया जाता है, कुछ लिया जाता है, और अपनी बारी का इंतजार किया जाता है। आज अगर एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर ये असेंबलियों से इस्तीफे ना देते, ये अब बैठते असेंबलियों के अंदर एज अपोजिशन लीडर, आज ये ची गुवेरा बन चुके होते, आज दोबारा बहुत बाइज्जत प्राइम मिनिस्टर बन जाते। लेकिन इनके अंदर जमहूरी इकदार नहीं है। ये पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स के लिए ये हर काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि इस कौम के लिए गलत है। आने वाले हमारे बच्चों के लिए उनकी जमहूरी नशोनुमा करने की बजाय उन्हें गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। तशद्दुद के जरिए रोजाना एक एक सूबा पंजाब के ऊपर हमले की बात करता है रोजाना। कल भी इन्होंने जो जिरगा किया है, इन्होंने पंजाब के बॉर्डर का नाम लिया है। जी। पंजाब को ये दुश्मन रंग जो देते हैं, सूबों को एक दूसरे के साथ जो लड़ाने की कोशिश है, ये खतरनाक इसके नतीजे होंगे। हम सारे पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान, इन्हें सोचना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। तारड़ साहब, तो साइफर था, आप डीसी में बैठकर पूरे इसको देख रहे थे, आज बात हो रही है आपके साथ, साइफर था, उसका कोई वजूद था? देखिए, साइफर एक नॉर्मल चीज है, डिप्लोमेटिक कॉरस्पॉन्डेंस ठीक है। है। साइफर कोई नई बात नहीं थी। लेकिन डेविड लू, अगर उन्होंने रजीम चेंज करनी थी तो उन्होंने ऐलान करके रजीम चेंज करनी थी। उन्हें पता था कि अमेरिकन एम्बेसी के, पाकिस्तान एम्बेसी के मुलाजमीन नोट्स ले रहे हैं, तो उन्होंने उनको बताना था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने उसको अब्यूज किया। बल्कि खान साहब की अपनी ऑडियो मौजूद है, जिसपे इन्होंने कहा था कि हम इस पे खेलेंगे, और फिर ऐसी खेल इन्होंने शुरू की कि बॉलिंग अभी तक बंद ही नहीं हो रही है। जुल्म है पाकिस्तान के साथ। ये खेल नहीं है, पाकिस्तान है। खुदारा इस पे तरस फरमाए प्लीज। चले सर, अब आते हैं दोबारा अमेरिका वापस के, समझते हैं कि अब जो ओथ टेकिंग होगी, ओथ टेकिंग में यकीन तौर पर कैबिनेट का फैसला, जैसा आपने कहा कुछ नाम, कैबिनेट में कोई मुस्लिम, कोई एशियन, जैसे आपने कहा कि इंडियन बड़े बड़े जो है कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए हैं। लग रहा है कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए या एशियन के लिए, जैसे कि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन या कोई मुस्लिम अमेरिकन को अपने कैबिनेट में रखेंगे? नहीं, पाकिस्तानी तो खैर बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता। हम लोग दर हकीकत अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इलेक्शंस जो होते हैं, पॉलिटिक्स में दो चीजें होती हैं, या तो वोट हो या फिर आप पैसा दें। हम दोनों चीजों में बहुत पीछे हैं। पीछे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े मैं लोग देख रहा हूँ, उस सियासत के अंदर, अमेरिकन सियासत में वो नहीं इंटरेस्टेड, सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा उनकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरा उसमें मैं ये चाहूंगा, क्योंकि खान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो दी है अरब मुस्लिम्स ने दी है। सही। लेकिन कैबिनेट लेवल तक नहीं, लेकिन नीचे कोई ना कोई नॉमिनेशन होगी जिसमें अरब मुसलमान को आगे आएगा, लेकिन पाकिस्तानी नहीं होगा। भारत के हवाले से बड़े बड़े नाम हैं जो आएंगे, और जो कि जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियली, वोटिंग वाइज, और वो आज भी फायदा उठा रहे हैं, या पहले भी थे। इस वक्त देखा जाए तो
मैंने जिस तरह कहा था कि भारतीय अब एज ए डायस्पोरा नहीं जाते, जहां जा रहे हैं एज ए टेक्नोक्रेट जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर जो उनका मुकाम है, हम अभी तक बहुत पीछे हैं, सर, अफसोस के साथ। बाइडेन इंतज़ामिया तो चलें, जो भी ताल्लुकात थे माजी में, उससे पहले ट्रम्प इंतज़ामिया थी, उसके साथ भी जो ताल्लुकात थे, फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि पिछले दौर में कहीं ना कहीं यंग, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की बात की, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े एक्टिव नज़र आए, मुतहरक नज़र आए एज अ फॉरेन मिनिस्टर। यकीनन नहीं ब्लड में वो चीज़ें शामिल हैं। तो समझते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत जो है, आप समझते हैं कि आने वाली ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ कैसे एंगेजमेंट रखे, किस तरह से बातचीत करे कि हमारे जो मसाइल हैं और जो हमारे वसाइल हैं उसमें रहते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। देखें, इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी पेश करना चाहूंगा कि जी। पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा पीरियड में हुए। फिर एक वजीर आजम टेलीफोन लेके कान को लगा के फिरता रहा, कॉल तक नहीं आई यहाँ से। जी। वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी फर्द वाहिद को नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में रिसीव किया। सही। और फिर उसके साथ बल्कि पाकिस्तान की तारीफें जाके भारत के लैंड पर भी वो करते रहे कि पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड। और फिर आर्बिट्रेशन के लिए वो ऑफर करते रहे कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल में इस वक्त आपकी जियोग्राफिक लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ईरान के हवाले से, जो इस वक्त नया कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा, भारत चाइना बॉर्डर पैक्ट जो हुआ है, आपकी इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी। और आपने देखा होगा माजी में भी जब भी रिपब्लिकन से दूर होते हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप इंजॉय किए जाते हैं। उसकी वजह यह है पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, एलाइज का ख्याल रखना, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होना। और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं 1947 से, तो वो रिलेशनशिप मजीद आगे बढ़ेंगे। अब बात मैं करना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत दौरे किए जी। अमेरिका के। ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। मैंने कई दफ़ा उनका, बल्कि 2-3 दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हुआ। ही स्पीक्स वेरी वेल। नज़र है उनकी खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो मेरे ख्याल में ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम एट द सेम टाइम। मजीद आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप। बिलावल भुट्टो साहब ultimately in the future, in the near future, he will be again coming into some strong position जी। in Pakistan. लेकिन मेरे ख्याल में वो he will be very well received by the President Trump और Republican Party. बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और बड़ी अहम नुकात थे जो आपके सामने रखे हैं। असां मौजूदा साजिद तारड़ साहब जो लॉस वेगस में बराह रास्त डोनाल्ड ट्रम्प जा अॻूणा जो सलाहकार आहिनि, तय त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे अमेरिका ऐं पाकिस्तान जा ताल्लुकात ऐं ख़ासि तौर ते ईंदड़ ट्रम्प इंतज़ामिया सां जेको पाकिस्तान, इंडिया, ईरान ऐं ख़ासि तौर ते रूस, कोरिया, पूरी दुनिया जा जेके चाइना जा ताल्लुकात आहिनि, उन्हनि ते खुली करे अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं। फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो यकीनन ई अमेरिका जी अवाम जो आहे, पर ट्रम्प इंतज़ामिया जे अचण खां पोइ कहिड़ा फ़ैसिला थियनि था उन ते बि नज़र रहंदी। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।